और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। जी हां, सत्ता जो न कराए कम है। महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापटक से यह बात एक बार फिर से सही साबित हो चुकी है और उठापटक भी ऐसे वक्त में हो रही है जब बीजेपी के खिलाफ कई विपक्षी दल एक साथ आने की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि साल 2024 के लिए एक साथ आने को तैयार हो रहे विपक्ष के लिए भी क्या यह एक झटका है और क्या जैसी स्थिति एनसीपी की है वैसी ही हालत अन्य दलों में तो नहीं बन जाएंगी। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हो चुका है। ये एक ऐसा फेरबदल है जिसने सबको फिर से चौंकाया है। एनसीपी में नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो चुके हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, जबकि उनके साथ कुल 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि एक होने जा रहे विपक्ष के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ के बगैर भी बीजेपी और शिवसेना की सरकार पूर्ण बहुमत में है। लेकिन इसके बावजूद एनसीपी का टूट जाना बीजेपी के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। हालांकि इसके पहले जब शिवसेना और एनसीपी की सरकार उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही थी, तब भी शिवसेना में दो फाड़ हुआ था और एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के साथ मिलकर बीजेपी से हाथ मिलाया और सीएम की कुर्सी भी हासिल कर ली। यह महाराष्ट्र की सियासत का हैरान कर देने वाला उलटफेर जरूर था, लेकिन तब शायद ही किसी को पता हो कि 2023 आते आते सूबे की सियासत में एनसीपी के रूप में एक और बड़ा फेरबदल हो जाएगा। अब हालात ये बनने लगे हैं कि जैसा शिवसेना के साथ हुआ वैसा ही एनसीपी में भी हो सकता है। यानी कि पार्टी और पार्टी का सिंबल किसके पास है, इसको लेकर एक बड़ी लड़ाई भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। इधर आज हुए घटनाक्रम की बात करें तो अजीत पवार ने मुंबई में आधिकारिक आवास पर पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले मौजूद थी। हालांकि अजीत पवार के राजभवन पहुंचने के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में थे और उन्हें विधायकों की मीटिंग की जानकारी भी नहीं थी। बाद में जब बैठक के बारे में उन्हें जानकारी लगी तो उन्होंने अजीत पवार को विपक्ष का नेता बताते हुए कहा कि उन्हें बैठक बुलाने का अधिकार है। लेकिन राजभवन जाकर अजीत पवार समेत 8 विधायकों ने सरकार में शामिल होते हुए मंत्री पद की शपथ ले ली। इस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा कि उनकी शरद पवार से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि वो न केवल मजबूत हैं बल्कि उन्हें समर्थन मिला हुआ है। जनता ये खेल ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके साथ है, सरकार किस तरह से चलाएंगे? सर हिंदी में बोल दीजिए। तेज गति से भागेगा। अभी एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। हिंदी साहब आपकी पार्टी की डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी महाराष्ट्र में हुए पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। किसने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे की जो टीम है यही काम करेगी। आने वाला जो लोकसभा और विधानसभा में ये सब साफ हो जाएंगे। अजीत पवार नहीं चलेंगे, ये बाकी लोगों की पावर चलेंगे। अजीत पवार जी को ऐसा नहीं करना था और अगर ऐसा करके वो शरद पवार जी का कद को घटाने का, उनका ताकत को घटाने का जो काम कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स में उनको बहुत नुकसान होगा। आज पूरा देश एक हो रहा है सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए और ये डूबती नैया में जो सवार होने जा रहे हैं तो इनके लिए नुकसान भरा ये सफर होगा। आपको बता दें कि साल 2024 के मद्देनजर कांग्रेस और एनसीपी समेत विपक्ष के तमाम दल एक साथ आने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। पटना के बाद अगली बैठक बेंगलुरु में होने वाली है, लेकिन एनसीपी में हुई ये टूट विपक्षी एकता के लिए झटका है और बीजेपी के लिए फायदेमंद, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अजीत पवार समेत बाकी विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। ऐसे में सवाल ये भी कि कहीं बीजेपी एनसीपी की तरह ही बाकी विपक्षी दलों के लिए भी कोई तैयारी करके तो नहीं बैठी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
चलिए आगे बढ़ेंगे। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। महाराष्ट्र में इन नेताओं की बहुत अच्छी पहचान और पकड़ है। अजीत पवार पहले भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं। छगन भुजबल की गिनती महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में होती है। छगन भुजबल भी डिप्टी सीएम का पद संभाल चुके हैं। अनिल भाई दास पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा हसन मुशर्रफ, दिलीप वालसे, पाटिल धनंजय मुंडे, आदित्य तटकरे, बाबूराव आश्रम और संजय बंसोड़े ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तो देश भर में चल रहे सियासी हलचल के बीच सीएम नीतीश कुमार जेडीयू सांसदों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि नीतीश की जमीन खिसक गई है, इसकी वजह से वो विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी के 9 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी ओर मुंबई से करीब 1700 किलोमीटर दूर पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सांसदों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे थे। बिहार में राजनीतिक गहमागहमी के बीच में नीतीश कुमार बेहद अलर्ट मोड में दिख रहे हैं। पार्टी नेताओं के साथ नीतीश की बातचीत का ये सिलसिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद शुरू हुआ। 29 जून को अमित शाह बिहार आए और 30 जून से नीतीश कुमार ने विधायकों से बातचीत शुरू कर दी। नीतीश कुमार ने पहले एक विधायक से बातचीत की और अब एक कर सभी सांसदों से मिल रहे हैं। सुबह सुबह पहले कटिहार सांसद दुलाल चंद गोस्वामी सीएम आवास पहुंचे। उसके बाद वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और जहानाबाद सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी भी सीएम आवास पहुंचे। राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े भी सीएम आवास पहुंचे थे। नहीं, कुछ नहीं है, कोई आशंका पर बातचीत नहीं है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के द्वारा जो काज किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि मजबूती के साथ लड़ने के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। हालांकि जेडीयू सांसदों का कहना है कि सीएम ने सिर्फ पार्टी की मजबूती पर उन लोगों से बातचीत की, लेकिन बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार की नैया डूब रही है। यही वजह है कि घबराहट में पार्टी के सांसदों विधायकों से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार को भय है कि मुझे इसी सरकार में नहीं पलट दिया जाए। वो हर बार वो पलटी मारते थे, कहीं महागठबंधन पलटी मार करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना दे। इसी पलटी मारने से बचने के लिए वह विधायक और सांसदों को बुला रहे हैं। नीतीश कुमार इस तरह से 1-to-1 ना तो अपने विधायकों से मुलाकात करते हैं और न सांसदों से, लेकिन जब भी ऐसे मुलाकात करते हैं तो कुछ न कुछ बड़ा होने वाला होता है। सवाल है कि क्या राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश को इस बात का अंदेशा था कि उनकी पार्टी के साथ भी महाराष्ट्र जैसा खेल हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बाद समान नागरिक संहिता पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान देते हुए रविवार को कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है, मगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता है। मायावती ने आगे कहा कि बीजेपी को यूसीसी से जुड़े सभी आयामों पर विचार करना चाहिए। हमारी पार्टी यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं है। यूसीसी लागू करने के बीजेपी मॉडल पर हमारी असहमति है। भाजपा यूसीसी के जरिए संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। वायुसेना ने एक सफल ऑपरेशन में थाजवास ग्लेशियर में फंसे 2 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के ALH MK3 हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया। फैसल वानी और जीशान मुश्ताक को ग्राउंड पार्टी ने दुर्गम ग्लेशियर में देखा था। दोनों में से एक को कई फ्रैक्चर और अन्य चोटें लगी थी, दूसरे जिसके बाद 1 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। देश भर में हो रही बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट। आवक कम होने से टमाटर ने बिगाड़ा सब्जी का जायका। 1 किलो टमाटर का भाव 100 रुपए के भी पार। राजौरी में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ सड़कों पर पानी भर गया, कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलवामा में पुलिस ने ATM चोरी का मामला सुलझा लिया है। मामले में शामिल बांग्लादेश के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया। बांडीपोरा के उपायुक्त ओवैस अहमद ने शादीपुरा में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा से पहले तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। शिविर में पर्याप्त कर्मचारी। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर अमरनाथ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त अमरनाथ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू हुई है और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो अमरनाथ से आ रही है। चलिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त अमरनाथ से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 पर बाबा बर्फानी के दर्शन इस वक्त करा रहे हैं। पवित्र गुफा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 JKLH के पास हैं। और अमरनाथ गुफा में आज दूसरे दिन 10,467 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं, जिसमें अब तक कुल 18,426 तीर्थ यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ गुफा से बड़ी खबर है, जहां आज दूसरे दिन 10,467 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं, जिसमें अब तक कुल 18,426 तीर्थ यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 JKLH के पास, जहां पर बड़ी संख्या में आप श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। गुफा के अंदर की ये तस्वीरें हैं। अमरनाथ गुफा में आज दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं, जिसमें अब तक 18,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। और आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। बिहार में PFI मामले में फुलवारी शरीफ और दरभंगा के छोटकी बाजार में करीब 8 घंटे तक NIA ने छापेमारी की। फुलवारी शरीफ में मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी के घर से 2 संदिग्ध मोबाइल जब्त हुए हैं। दरभंगा में कई संदिग्ध युवाओं से भी पूछताछ की गई है। बिहार में PFI के कनेक्शन को लेकर NIA का बड़ा एक्शन सामने आया है।
एनआईए की टीम ने फुलवारीशरीफ और दरभंगा के छुटकी बाजार में करीब 8 घंटे तक छापेमारी की। पटना के फुलवारीशरीफ में इमरत शरिया के सामने मोहम्मद रिजाउद्दीन कासिम के बुक स्टॉल और उसके घर की एनआईए ने तलाशी ली, जहां से 2 संदिग्ध मोबाइल एनआईए के हाथ लगा है। एनआईए की छापेमारी दरभंगा में भी चली। बेहरा थाना क्षेत्र के छुटकी बाजार में मोहम्मद हबीबुल्लाह के पुत्र शमीउल्लाह को एनआईए ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन बाद में पीआर बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार शमीउल्लाह पटना के एक मदरसा में रहकर पढ़ाई करता था। वो अरबी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किया करता था। शमीउल्लाह का संबंध मुंबई में रहने वाले किसी शख्स के साथ है। उसका संबंध आईएसआई से बताया जा रहा है। शमीउल्लाह के मोबाइल से बातचीत होने की बात सामने आई है और व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। मोहम्मद शमीउल्लाह से पूछताछ के बाद एनआईए ने कई और युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बता दें कि बीते साल बिहार के फुलवारीशरीफ में एनआईए ने छापेमारी कर पीएफआई की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान एक मिशन 2047 नाम का 7 पन्नों का दस्तावेज बरामद किया गया था। एनआईए के दावे के मुताबिक इस दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामिक देश यानी गजवाए हिंद बनाने का रोड मैप तैयार किया गया था। इसी के बाद से एनआईए लगातार पीएफआई के फुलवारीशरीफ मॉड्यूल से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने में जुटा है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। पहले गैंग और फिर गैंगवार और अब तिहाड़ में लगे जैमर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तिहाड़ की इन दीवारों में हाईटेक टेक्नोलॉजी के फेल होने का दावा किया जाता है। देखिए रिपोर्ट। तिहाड़ की इन दीवारों में हाईटेक टेक्नोलॉजी के फेल होने का दावा किया जाता है। पहले गैंग, फिर गैंगवॉर और अब तिहाड़ में लगे जैमर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दावा है कि गैंगस्टर के मंसूबों, उनकी रणनीति और गैंग की हरकतों को ये जैमर भी नहीं माप पा रहे। हाईटेक टेक्नोलॉजी का दावा करने वाले जैमर के ठप होने का संकेत मिल रहा है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में जैमर की टेक्नोलॉजी पर अब सवाल उठने लगे हैं। इसके पीछे की वजह है तिहाड़ में 2G, 3G और तो और 4G जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कैदियों का पकड़े जाना। तिहाड़ प्रशासन के दावों को माने तो उनके मुताबिक तिहाड़ के अंदर ऐसे आधुनिक और हाई टेक्नोलॉजी वाले जैमर लगाए गए हैं जिसके जरिए मोबाइल फोन को पूरी तरह से बंद रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कैदी बड़े शातिर हैं और वो किसी न किसी जुगत के इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने में बाज नहीं आते। दावा है कि तिहाड़ की इन फौलादी दीवारों के बीच अलग अलग बैरक में बंद कैदी बड़ी आसानी से इन जैमर को चकमा दे देते हैं और यहाँ से पंजाब, हरियाणा समेत देश के तमाम राज्यों में अपना गैंग चला रहे हैं। कैदी अपने शरीर के किसी हिस्से में फोन को छिपाकर तिहाड़ पहुंच जाते हैं या फिर किसी तीसरे शख्स के जरिए मोबाइल को तिहाड़ मंगा लेते हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग के लिए होता है। इन दावों को दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी भी मानते हैं। किसी न किसी आदमी की मिली भगत के बिना मोबाइल फोन जेल के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि चेकिंग इतनी जबरदस्त होती है। जब तक आदमी को मिला नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी सामान लेके जा रहा है, ट्रकों में जा रहा है, उनकी तो पहचान इतनी ज्यादा पहचान वाले आदमी होते हैं, उनकी तलाशी इतनी जल्दी सघन तरह से नहीं होती, वो फिर ले जाके किसी को भी दे सकते हैं और वहां पर देंगे किसी को तो जेल का जो आदमी होगा जिसकी मिली भगत उस मुलजिम अपराधी से होगी उसको जाके देते। तिहाड़ में 20,500 कैदी बंद हैं, जिनकी तादाद तिहाड़ की जेलों की क्षमता से कहीं ज्यादा है। इन्हीं जेल में से कई जेल की बैरक में बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया हैं, जो अपनी पहुंच और रुतबे से मोबाइल जेल के अंदर चलाते हैं। इन्हीं में एक नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जिसने मोबाइल के जरिए 200 करोड़ से ज्यादा की रकम का हेरफेर कर दिया था। सुकेश अपने बेहतर नेटवर्क के जरिए वीडियो कॉल्स पर बैरक के अंदर से बड़े बड़े लोगों से डील कर चुका था। तो वहीं गैंगस्टर जितेंद्र गोगी, सिद्धू मूसेवाला, अंकित गुर्जर और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की साजिश भी इन्हीं बैरक में बैठकर बनाई गई थी और जैमर उसे ट्रैक नहीं कर सके थे। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक सभी 9 जेलों की कॉलिंग को ब्लॉक करने के लिए 3T HCBS जैमर टेक्नोलॉजी को लगाया गया है, ताकि नेटवर्क को खत्म किया जा सके। ये जैमर
चोरी छिपे जेल में लाए गए मोबाइल को नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होने देते। जैमर हाईटेक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैमर भी जहां पर लगे होते हैं वहां पर भी ऐसी कोई टेक्निक वो निकाल लेते हैं कि उस जैमर को थोड़ी देर के लिए या पूरी तरीके से उसको इनइफेक्टिव करने की उनके पास एक ऐसी टेक्निक होती है। बैरक से बैठकर वसूली के लिए कॉल किए जाते हैं, देश विदेश में धमकियों के कॉल किए जाते हैं, गैंगवॉर हत्या का गणित बैठाया जाता है और तिहाड़ को इसका अड्डा बनाया जाता है। इसी को शून्य करने के लिए तिहाड़ प्रशासन अब नई रणनीति बनाने में जुटा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने वतन से हर कोई मोहब्बत करता है। बालाघाट के रहने वाले राज बहादुर वांग भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन उनका मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि चाइना है, जहां वो जाना तो चाहते हैं लेकिन मुश्किलें उनका साथ ही नहीं छोड़ रही हैं। 84 वसंत देखते हुए वांग की ख्वाहिश बस यही है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में वो अपनी मिट्टी को फिर महसूस कर पाएं। हर इंसान अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत रखता है, जहां उसका जन्म हुआ, जहां वो पला बढ़ा, जहां उसके दोस्त थे, उसके साथी थे, जहां उसकी सारी बचपन की यादें समाई हैं। उस जगह को इंसान ताउम्र नहीं भूल पाता। ऐसे ही हैं बालाघाट के रहने वाले वांग क्यू, जो 26 बरस की उम्र में 1962 के इंडो चाइना वॉर के दरमियान पकड़े गए। आरोप जासूसी का लगा। हालांकि 1969 में रिहाई हुई और तब से लेकर अब तक वांग क्यू ने बालाघाट के तिरोड़ी गांव को ही अपना घर आसरा मान लिया। जैसा देश वैसा भेष मानकर नाम भी राज बहादुर रख लिया और 1974 में स्थानीय लड़की से शादी की। फिर परिवार बढ़ा। आज उनकी पत्नी भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन भरे पूरे परिवार के बावजूद वे खुद को अकेला महसूस करते हैं। वजह है वतन से दूर। अब उन्हें भारत से चीन जाने के लिए एक्टिव वीजा की दरकार है। इतने सालों के दौरान वांग 3 दफा चीन जा चुके हैं और तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब उम्र के आखिरी पड़ाव में उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो अपने चीन में बसे सगे संबंधियों से एक बार फिर से मिल लें। चाइना का हम जब चाइना जाने का समय कोई वीसा नहीं है, तो चाइना इंडिया आना है तो वीसा लगते हैं। तो अभी इस बात हम जाना है तो वीसा हमारा अभी नहीं मिल रहा। अच्छा, क्यों नहीं मिल रहा है वीजा? क्यों नहीं मिल रहा है? वीसा है तो जैसे हम वीसा डिमांड किया तो कोई माता नहीं माती, हमारा ये माता नहीं करे तुम्हारा मिसेज का नाम है तुम ये तो वांग छी, तुम्हारे मिसेज का नाम राज बहादुर, ये गलत हो गया, ऐसे हम वीसा भी नहीं लेंगे। हालांकि एक बार फिर वांग ने अपने वीजा के लिए आवेदन किया है, लेकिन 84 बरस के वांग से अब FRRO अधिकारी ने साबित करने को कहा है कि वांग क्यू और राज बहादुर दोनों एक ही शख्स हैं। मेरे पापा का नाम राज बहादुर वांग है और उनका चाइनीज नेम वांग की है। क्या परेशानी उनको हो रहा है? उनको चाइना जाना है और परेशानी क्या हो रही है यहाँ पे? परेशानी कुछ नहीं, परेशानी ये है कि उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है यहाँ का और 4 साल से यहाँ पे अभी उनका वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो वो 4 साल से अभी बिना वीज़ा के यहाँ पे रह रहे हैं। अभी उनको 4 साल हो गए यहाँ से अपने चाइना जाना है, फैमिली से मिलना है और उनको कुछ तकलीफ़ है तो उनको इलाज भी कराना है, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराना है, जिस वजह से उनको यहाँ से भी चाइना जाना है। तो उनको एग्जिट परमिट के लिए मैंने FRRO में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो एग्जिट परमिट में अभी वहाँ से क्वारी ये निकली है कि इनका नाम जो है वांग की पासपोर्ट में है और इन जो हमारे मम्मी के नाम के सामने इनका नाम राज बहादुर यहाँ पे लिखा गया है। तो उनमें ये बोल रहे हैं कि भाई इसका हमको क्लैरिफिकेशन दो, जस्टिफिकेशन दो कि भाई ये राज बहादुर और ये वांग की एक ही आदमी है। हालांकि वांग की समस्या नई नहीं, इससे पहले भी उनकी परेशानी को मीडिया के जरिए दिखाया जा चुका है। अब कलेक्टर का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी न्यूज़ 18 के जरिए मिली है और नियम के मुताबिक जो भी मदद हो पाएगी वो दी जाएगी। मुझे मामले का संज्ञान नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। आइडेंटिटी को लेकर के जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो भी स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उनकी जो भी हर संभव मदद होगी वो करेंगे।
एक सैनिक जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए दूसरे वतन पहुंच गया, पकड़ा गया, सजा काटी, वहीं अपना घर बसाया, परिवार बढ़ाया और उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर वही बूढ़ा सिपाही अपनी मिट्टी को याद कर रहा है, अपनों को याद कर रहा है। देखना यह है कि क्या वो एक बार फिर से अपने वतन जा पाएगा अपनों से मिलने। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18, बालाघाट। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।